आज के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा जो सेशन चला हुआ है किस चीज से रिलेटेड है ये अपना सेशन? ये हमारा एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ये वर्कशॉप है आप सभी एलए और जेएलए के लिए, ताकि हम अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो विभिन्न गतिविधियां चलती हैं, विभिन्न तरह के प्रैक्टिकल चलते हैं, ताकि वो अच्छे से चल पाए, सुचारू रूप से चल पाए, बिना किसी बाधा के चल पाए, किसी को कोई नुकसान भी ना हो। तो वो सारी की सारी चीजें तभी हो सकती है जब हम प्रॉपरली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूज होने वाली सारी चीजों को अच्छे से सीखें। और उससे पहले उन चीजों को हमें परचेज करना पड़ता है, तो हमें सारे प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि हम उनको खरीदते कैसे हैं। तो वो जो भी चीजें हमने आज तक अपने जो पीछे चले हुए सेशन में उनमें सीखी है, ताकि वो हम भूले ना। तो आज के सेशन का हमारा मेन कार्य होगा कि पीछे आज तक जितना भी हमने किया है उन सारी बातों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी डिस्कशन के लिए हमारा आज का ये सेशन रहेगा। इसमें बिल्कुल सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे कम समय में। एक उन सारी चीजों का हमारे सामने क्या आ जाएगा, एक कंक्लूजन आ जाएगा, एक निचोड़ आ जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आपसे मैं पूछता चला जाऊंगा, कोई चीज ऐसी हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं बीच में एकदम टॉपिक के, ये कैसे। तो आपको ध्यान होगा सबसे पहले जो मैंने उस दिन आपसे बातें की थी, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि किसी भी केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे काम करने के लिए हमें हमारे पास सामान का तो होना जरूरी है, चाहे वो आपके केमिकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, ग्लासवेयर हो। तो सबसे पहले हमें तो जो परचेज करने का जो तरीका होता है सरकारी विभागों के अंदर, उसका पता होना जरूरी है कि किसी भी सामान को खरीदा कैसे जाता है। तो जो सामान को जो हम खरीदते हैं उसके लिए कुछ नियम थे कि हमें उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। और सामान को खरीदने के लिए जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा क्या फर्ज बनता है बोलो? सबसे पहले हम किस से जाके मिले? जिसको पूरा ज्ञान होता है इन परचेसिंग का, सबसे ज्यादा ज्ञान बोलो, कॉलेज में एक पद दे रखा होता है, एक पोस्ट दे रखी होती है, अलग से एक ड्यूटी दे रखी होती है। उस ड्यूटी का क्या नाम है? उसे बोलते हैं वर्ष। तो अपने कॉलेज के अंदर भी अपने जो, या तो सरकार कई बार कर देती है अलग से ही बरसर किसी को नियुक्त कर दे, या जब तक बाहर से नियुक्ति अलग से बरसर की नहीं होती तो अमंग द टीचर्स जो भी कॉलेज में प्रेजेंट है किसी एक को वो कार्यभार किया जाता है। तो कॉलेज के अंदर जो भी बरसर होते हैं, अगर हमें किसी चीज का ना पता हो तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम बरसर से जाके मिले, और कोई भी चीज खरीदने से पहले हम उसकी नॉलेज में जरूर डालें और उनको बताएं कि ये काम हम कर रहे हैं और करें तो हम कैसे करें, ताकि वो हमें सारी स्टेप्स बता दें। क्योंकि बाद में जब हम काम कर ले और हमसे किसी स्टेप के ऊपर कोई गलती हो गई हो तो फिर बरसर बाद में उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे ही, क्योंकि हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया नहीं। तो अच्छा क्या रहता है बोलो, सबसे पहले हम क्या करें? डिस्कस करेंगे हमको क्या चाहिए, चीज करनी है, वो चीज करनी पता तो आप वाचिक को बताएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो बरसर होता है वो हमें ये भी तो बताएगा ना कि आपको ये सामान खरीदना है, तो ये जो सामान खरीदना है कौन से फंड से खरीदें। क्योंकि चंडीगढ़ से लेटर भी आता है, कोई तो आएगा यूजीसी से, तो यूजीसी का फंड होगा, तो बरसर हमें बताएगा, वो पेपर हमें मिलता है कि भाई ये तो यूजीसी फंड है, तो इस फंड से हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं, कि भाई हम इससे केमिकल खरीद भी सकते हैं कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं कि नहीं, गिलासवेयर खरीद सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हर फंड के कुछ मेन कायदे कानून होते हैं कि उस फंड से हम वही पर्टिकुलर चीजें खरीद सकते हैं। जैसे अपना केमिस्ट्री फंड है, जो बच्चे फीस भरते हैं उस फीस के अंदर से कुछ हिस्सा अपने जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स बच्चे करेंगे तो वहां से कुछ पैसा लिया जाता है उसकी फीस के अंदर, तो वो हमारा फंड इकट्ठा हो जाता है। फिर बरसरी हमें बताते हैं कि जो वो फंड है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उससे आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं। ऐसे ही एक ग्रांट आती है चंडीगढ़ से अलग से, डीजीएचई पंचकूला की तरफ से, लैब ऑगमेंटेशन ग्रांट, तो फिर उसके बारे में भी बरसरी हमें बताएंगे कि इससे आप ये चीजें खरीद लें। तो मेनली जो हमारे पास जो फंड होते हैं, जो ग्रांट होती है बोलो, वो मेनली कहाँ कहाँ से आ सकती है? नंबर वन, यूजीसी से आ सकती है, बिल्कुल। नंबर टू, चंडीगढ़ से आ सकती है, हाँ डीजीएचई पंचकूला से आ सकती है। तीसरा, जो डिपार्टमेंट का फंड होता है वो यूज कर सकते हैं, हाँ डिपार्टमेंट का जो फंड होता है, जो बच्चों की जो फीस ली जाती है उसमें जो थोड़ा बहुत पैसा जो कटता है हमारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी के हिसाब से, तो वो हमारा पैसा इकट्ठा होता चला जाता है। तो हमें ये तो पहले पता होना जरूरी ही था कि फंड कितने तरीके के आते हैं, या कई बार
हमें ज्यादा जरूरत होती है तो हम स्पेशल रिक्वायरमेंट भेजते हैं डीजीएचई पंचकुला के पास कि हमें इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। तो कई बार स्पेशल ग्रांट भी आ जाती है उन्हीं काम के लिए जो हम भेजेंगे वहां। ठीक हो गया ना। अब चलो ये बताओ आप मुझे कि हमने जो सीखा ये तो हो गया कि हमारे पास कितने तरीके से ग्रांट आ सकती है, या फंड कौन सा होता है, कहाँ कहाँ से हम चीजों को खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम खरीदने के लिए चलेंगे तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने सरकारी विभाग में, यहाँ पे अपने कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज में, कि हम शॉप के ऊपर चले जाएं और सीधे सामान को खरीद लें? नहीं। तो बरसर हमें क्या बताता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रशासनिक अनुमति लेनी है। हाँ, सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेनी है। किससे ली जाती है वो हाँ, प्रिंसिपल से ली जाएगी। उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल को और अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। और एक चीज का और, जो भी सामान हम खरीदें प्रिंसिपल की अनुमति से, वो सारा का सारा सामान क्या हम अपने लिए खरीद सकते हैं, या वो सारा का सामान बच्चों के लिए यूज होने वाला होना चाहिए? बच्चों के लिए। हाँ, जितना भी सामान हो बकायदा कमेटी बना, हाँ बकायदा कमेटी बनेगी। और जो भी सामान हम खरीदें वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही खरीदा जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने साबुन खरीद लिया तो वो भी किस लिए? भाई आप बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं, बच्चे भी हैंड वॉश करेंगे, आप भी हैंड वॉश करेंगे। तो मीन्स वो सभी के काम के आने वाली चीजें होती है, वो आप अपने लिए यूज नहीं कर रहे हो। वो किस लिए काम कर रहे हो? क्योंकि आपने भी लेबोरेटरी के अंदर काम किया, फिर वहां पे आपके हाथ गंदे हुए तो आपको भी हैंड वॉश करने के लिए सोप चाहिए। लेबोरेटरी को साफ करने के लिए जो ऊपर जो स्लैब होती है उनके ऊपर जो कपड़ा खरीदा जाता है ताकि उनको डेली रूटीन में साफ किया जाए। तो यानी जो भी काम है वो बच्चों की नीड को फुलफिल करने के लिए ही परचेज किया जाता है। हर चीज बच्चों के लिए ही होती है। तो पहला तो आपने बताया जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ले ली। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ले ली तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के ऊपर जो प्रिंसिपल सर है क्या बनाएंगे? एक आपने बताया कमेटी बना देंगे। ठीक हो गया, कमेटी भी बन गई। तो उन कमेटी मेंबर्स के आप साइन करा लेते हैं सभी पे। उसके बाद आप क्या सैंक्शन लेते हैं? दूसरी फाइनेंशियल सैंक्शन लेते हैं। हाँ, फाइनेंशियल सैंक्शन लेते हैं। उसमें क्या ध्यान रखते हैं कि कितने पैसा हमें चाहिए, कितने पैसे का सामान हमें खरीदना है। तो उससे पहले जैसे हमने बताया कि हमें बरसर से मिलना जरूरी होता है। बरसर से मिलना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि वहीं से तो पता चलता है कि जो फाइनेंशियल सैंक्शन के ऊपर सबसे पहले जो साइन होते हैं जब हम लेके जाते हैं, तो सबसे पहले साइन प्रिंसिपल करेंगे या बरसर करेंगे? बताओ। सबसे पहले बरसर करेंगे। और बरसर किस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो ये देखते हैं कि उस फंड में हमने तो मान लीजिए लिख दिया 5 लाख लिख दें हम तो, लेकिन क्या पता उस फंड में उतना पैसा हो ही ना। पहली बात। दूसरी बात, क्या पता उस फंड से हम उतना खर्च कर ही ना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट हो खर्च करने की। तो यानी ये सारी बातें कौन बताएगा? बरसर। तो हम बताते हैं कि जी ये हम सामान खरीदना चाहते हैं। तो जो हम पैसे उसमें भरते भी हैं फाइनेंशियल सैंक्शन में, कब भरते हैं? बरसर से डिस्कशन करने के बाद। ये नहीं कि हम उस पेपर को वेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन जो प्रिंसिपल जो चला हुआ है वो क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री। बातें की थी ना हमने पीछे। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्रदूषण रहित केमिस्ट्री। हमें ये शो करना है कि केमिस्ट्री में हम कोई भी काम करते हैं उसमें प्रदूषण कम से कम होता है। प्रदूषण का मतलब सिर्फ हमारे केमिकलों से नहीं है। प्रदूषण करने से हमें बचाते कौन है? हमारे पेड़ पौधे, हमारे प्लांट्स। अगर हम प्लांट को काटेंगे, प्लांट के कटने से ही तो पेपर बनता है। तो अगर हमने फाइनेंशियल सैंक्शन एक बार ली और वो वेस्ट चली गई हमारी, तो पेपर वेस्ट हो गया ना। तो हमें सबसे पहले अच्छा तरीका क्या होता है कि हमें पेपर को भी बचाना है। पेपर को बचाने का मतलब पेड़ पौधों को बचाना, मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करना। तो हमारा काम है पेपर की वेस्टेज हमें नहीं होने देनी है। तो उसका तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले हम बोलो किसी किससे ही मिलने जाके? बरसर। ताकि वो हम सारी जानकारी उनसे ले ले और मिनिमम पेपर की वेस्टेज हो। चलो, हमने फाइनल सैंक्शन के लिए सबसे पहले बरसर से पूछा और उनके साइन करा लिए। उसके बाद फिर फिर प्रिंसिपल के साइन होंगे या नहीं? हाँ, प्रिंसिपल के भी साइन होंगे उस फाइनेंशियल सैंक्शन के ऊपर। प्रिंसिपल किन बातों का ध्यान रखते हैं? वो भी सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। जो भी ग्रांट आई हुई है वो सारे रूल रेगुलेशन को देखते हैं। क्या पता हमसे गलती हो गई है। हमसे गलती हो गई है तो बरसर चेक कर लेता है। अगर बरसर से भी गलती हो गई है तो फिर कौन चेक कर लेते हैं? फिर प्रिंसिपल चेक कर। इसलिए सारी की सारी अलग अलग लाइन में अलग अलग बाउंड्री बनी हुई है। हर एक चेकलिस्ट है ये कि भाई एक से गलती हो जाए तो दूसरा उस गलती को पकड़ ले, दूसरे से हो जाए तो तीसरा। तो फाइनली जो प्रिंसिपल के पास जाती है तो वो सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़ के और तभी वो साइन करते हैं। उसके बाद हमने इतना काम कर लिया। अच्छा, एक चीज बताया आपने
ये जो फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, क्या ये शुरू में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हम लेते हैं उसी के दौरान लेनी जरूरी होती है या हम बाद में भी ले सकते हैं? हाँ, ये हम बाद में भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भी ले ली, फाइनेंशियल सैंक्शन भी ले ली, तो उसके बाद अगला काम क्या होगा हमारा? अगला काम सर मेरा एप्लीकेशन के कॉल के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है। 3 दिन के बाद हम एप्लीकेशन भेजते हैं 4-5 पैकेट्स करके, वो दैनिक वगैरह लगता है तो बस बकायदा हो जाती है। सर के जो के साइन होने के बाद वो चली जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगला काम है कोटेशन को कॉल करना। तो जो कोटेशन कॉल करनी है वो तो हम सैंक्शन तो पहले ही ले चुके थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में लिख दिया था कि प्लीज अकॉर्ड द परमिशन फॉर द कॉलिंग ऑफ कोटेशन फॉर द परचेज ऑफ जो भी हमारा सामान होता है, एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी फॉर द सेम। ऐसा करके हम एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में पहले लिख ही चुके होते हैं। तो उसके बाद हमारा, जैसे आपने बताया, हमारा कार्य शुरू हो जाता है क्या करने का, कोटेशन कॉल करने का। तो उसके लिए हमें कुछ एड्रेस चाहिए होते हैं। तो जो एड्रेस हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में या जितनी भी मैक्सिमम हम कोटेशन कॉल कर सके, कम से कम हमें 3 तो होनी चाहिए। लेकिन क्या पता 3 भेजने में दिक्कत क्या आती है, 3 के पास हमने कोटेशन भेज दी तो उनका रेस्पॉन्स 3 का ना आए, क्योंकि वापिस रेस्पॉन्स आना भी 3 का जरूरी है। इसलिए जब भी हम कोटेशन भेजते हैं तो जितनी ज्यादा भेज सके उतना अच्छा है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है नहीं कि दूसरा बंदा जब हम उनके पास बाई यानी पोस्ट जाएगी कोटेशन तो उसके बाद वो क्या करेंगे, तो उसका रेस्पॉन्स देंगे। वो तो उनकी मर्जी है, वो रेस्पॉन्स दें ना दें। तो इसलिए हमारे पास 3 का रेस्पॉन्स आना जरूरी है। तो जब भी कोटेशन जाती है तो फिर उसके ऊपर डिस्पैच नंबर लगवाना जरूरी होता है कि नहीं होता है? डिस्पैच नंबर लगवाना जरूरी होता है। जितनी भी कोटेशन जाएगी, 10 कोटेशन जाए तो 10 डिस्पैच नंबर अलग अलग लगेंगे उनके एड्रेस के ऊपर। और फिर उनको जब हम जो अंदर हमारे पास कोटेशन करने का तरीका होता है, एक लेटर बना हुआ होता है स्पेशल टाइप का, उसमें हम कंडीशन भी लगाते हैं कि नहीं लगाते कंडीशन? ये आपकी 15 दिन के अंदर ये जो पेशेंस है वो आ जानी चाहिए। टाइम बाउंड जो भी टाइम बाउंड होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें ध्यान रखना है। टाइम बाउंड करना जरूरी है कि इतने दिन के अंदर अंदर आप हमें वापस जवाब दें। और जब भी दें तो फिर उनको और क्या कहा जाता है बोलो उसके अंदर कि जो वो क्या नाम है, कोटेशन जब भेजें तो जो एनवलप वापस भेजेंगे उसके ऊपर हेडिंग पे लिखे कि कोटेशन फॉर जो भी आइटम है, जो भी डिपार्टमेंट है उसका नाम उसके ऊपर जरूर होना चाहिए, ताकि पता चल जाए किस डिपार्टमेंट की वो कोटेशंस हैं। एक ये हो गया। उसके बाद आप ये बताओ जो कोटेशन होती है ये कितने दिन के लिए हम उनके लिए मांगते हैं कि भाई कितने दिन के लिए वो लागू रहे, एक बार या साल में कई कई बार मांगते रहते हैं? हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा? 1 साल के लिए मांगी जाती है, जिससे अपना नया जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हाँ 1 अप्रैल से, जैसे अब 1 अप्रैल 2025 से अपना सेशन अब शुरू हो गया है, तो ये कब तक रहे? 31 मार्च 2026 तक। हाँ 31 मार्च 2026, 1 साल के लिए। तो जब भी हम कोटेशन मांगेंगे उनसे तो उनको क्या कहेंगे कि जी आपके कोटेशन के जो रेट है, जो रेट में देंगे हमें हर आइटम के जो भी हम मांगेंगे, वो रेट पूरे 1 साल के लिए वैलिड हो। और वो भी 1 साल शुरू कहाँ से होता है? 1 अप्रैल से लेके उससे अगले साल के 31 मार्च तक, जैसे आपने बताया। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, ये मेन मेन बातें हैं जैसे अभी आप सभी को ध्यान है और आप बता रहे हो अच्छे से। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम उनको और क्या कहेंगे, जब भी वो हमारे पास भेजे तो जो रेट के साथ साथ और क्या क्या चीजें वो हमें जरूर बताएं कि अगर किसी आइटम पे जीएसटी लग रही है तो कितनी % है, क्या पता किसी आइटम पे जीएसटी हो ही ना। तो हम उनको ये सारी हिदायतें, सारी कंडीशन लिखते हैं कि भाई हर आइटम का सही रेट बताओ, और सारी जो कंपनी है अगर हमने कहा कि इस कंपनी का भेजें तो उसी कंपनी के साथ भेजें। यानी जो भी हमें सामान चाहिए, मान लीजिए ये 200 ml की बोतल चाहिए या 2.5 लीटर की चाहिए तो वो 2.5 लीटर के रेट अलग से दें। 500 ml की भी मांगी है साथ के साथ तो 500 ml का भी जरूर दें। प्लस जिस कंपनी का मांगा है उस कंपनी का रेट अलग से दें। 2 कंपनियों का हमने मांगा तो दोनों कंपनियों का अलग अलग दें। इस कंपनी का केमिकल खरीदोगे तो ये रेट है 2.5 लीटर का, मान लीजिए नाइट्रिक एसिड, और दूसरे कंपनी से खरीद रहे हो नाइट्रिक एसिड 2.5 लीटर का ही तो उसका रेट ये है। यानी जो हम उनको कहें उसके अनुसार उनका जवाब वापिस आना जरूरी होता है। चलो हमने ये कोटेशन भेज दी, उसके बाद क्या होगा, हम इंतजार करेंगे उतने दिन का। मान लीजिए हमने उनको कह दिया 15 दिन में कोटेशन वापस भेजें, 21 दिन में भेजें, तो मान लीजिए वो दिन बीत गए।
तो जैसे जैसे जो बीच के 20 दिन थे, 21 दिन थे, जितने दिन के लिए हमने कहा, उन दिनों के अंदर ही उनका जवाब आना जरूरी होता है, या जो हमने लास्ट कट ऑफ डेट देखी उसके बाद भी अगर कोई डाक आ जाए तो उसको हम यानी एक्सेप्ट कर लेंगे? उसके बाद टाइम काउंट कर दिया ना, हाँ मान लो 20 दिन का कर दिया हमने टाइम काउंट, अगर वो 22 दिन आती है तो एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, तो ये टाइम बाउंड प्रोसेस होती है, उसके बाद आई हुई कोटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो लेटर हमने उनके पास भेजा, उसकी एक ऑफिस कॉपी हमारे पास भी होती है, तो उसके ऊपर ये बातें लिखी होती हैं। फिर जैसे जैसे हमारे पास जितनी भी कोटेशन आएंगी, अब एक रजिस्टर होता है, क्या नाम होता है उसका? हाँ, डायरी रजिस्टर। हाँ, डायरी रजिस्टर। डिस्पैच वाला तो वो था जिसमें डाक बाहर गई थी, एक होता है डायरी रजिस्टर जिसमें बाहर से डाक आएंगे और उसमें एंटर होते हैं। हाँ, रिसीविंग रजिस्टर या रिसिप्ट रजिस्टर भी आप उसको बोल देते हैं। तो उसके अंदर वो डाक आ जाएंगे, उसके ऊपर डाक का नंबर लगता है, जो भी आती है आते ही साथ उसी डेट में वो नंबर लग जाता है ना। उसके बाद वो सीधी हमें हमें दे देते हैं, प्रिंसिपल की बात प्रिंसिपल की बात आती है, उस पर प्रिंसिपल के साइन होते हैं, हम डिपार्टमेंट के नाम मार्क करते हैं, जो डिपार्टमेंट का जो एचओडी होता है उनके नाम मार्क करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट डे जाने के बाद हमारे पास वो मार्क होके, मान लीजिए जितनी भी 3 4 5 कोटेशन आ गए, उसके बाद आप क्या करते हैं? करते हैं मीटिंग में उसके साइन करवा के, तो प्रिंसिपल का उसमें इनको उनके सामने जैसे नाम मार्क कर देता है, ओपन करते हैं। हाँ, तो सारी कमेटी वहां पे होती है, और सभी कमेटी की प्रेजेंस में, प्रिंसिपल की प्रेजेंस में उन सभी कोटेशन को ओपन किया जाता है। फिर जो कमेटी के और जो प्रिंसिपल के मेंबर के सभी के साइन कहाँ कहाँ होते हैं? तो एनवलप होता है खुलने से पहले उसके ऊपर, ठीक है, और खुलने के बाद जो कोटेशंस आती है उनके साथ उनके ऊपर हर एक पेज पे, हाँ, उसके ऊपर हर पेज के ऊपर कमेटी मेंबर के नाम लिख के उसके साइन किए जाते हैं, लिख देते हैं उसके ऊपर, बाहर एनवलप के ऊपर भी ओपन इन ओवर प्रेजेंस। तो जैसे प्रिंसिपल ने पहले भी एनवलप के ऊपर साइन कर दिए थे, क्योंकि वो तो मार्क किया था वहां पे चले जाएं, और जब दोबारा से लिखा जाता है ओपन इन ओवर प्रेजेंस, तो प्रिंसिपल के दोबारा साइन होते हैं कि नहीं? तो इट मीन्स आपने क्या देखा कि एनवलप के ऊपर प्रिंसिपल के 2 बार साइन हुए। एक तो कब? एक बार जब वो डाक कॉलेज में आई थी, उस वक्त प्रिंसिपल ने साइन करके मार्क कर दिया उस डिपार्टमेंट के नाम जिसकी वो थी, और उसके बाद क्या किया गया, जो भी वो जितनी भी वो कोटेशन थी उन कोटेशन को फिर उसके बाद क्या किया, कमेटी मेंबर की प्रेजेंस में जब वो दोबारा ओपन हुई, तो उसके बाद दोबारा से क्या कर दिया गया, उनके ऊपर हर कमेटी मेंबर के साइन हुए प्रिंसिपल के सामने, ओपन करने के बाद प्रिंसिपल के भी साइन हो जाते हैं। तो फिर ये आपने देखा कि सारी की सारी जो कोटेशन है जैसे ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद ये बताओ कि जो एनवलप होता है उसको संभाल के रखना जरूरी होता है, या सारे चीजों को यानी अलग अलग रखें? हम बहुत सी कोटेशन के साथ हमें आता है, हमें दो स्टेप तक लिया जाता है। ठीक है, पहले जो हमें लोग पहले से मान लो अपने पास आपको कोटेशन आ रही है, तो उनका एकता निकाला, जो अगर दोबारा ग्राफ ले लो इसकी डिग्री में के साथ स्पेलिंग कर दीजिए, उसके फ्रंट ठीक है। चलो, ये सारा काम जैसे आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे एनवलप को भी फेंकना नहीं होता, साथ स्टेपल करके रखना होता है, क्योंकि उसी एनवलप में तो सारी कोटेशन आई थी। उसके बाद फिर ये सारा सब कुछ काम करने के बाद अगली स्टेप क्या होती है, आप क्या करते हैं? अच्छा, फिर आप बनाएंगे कंपैरेटिव। ठीक है, तो कंपैरेटिव में आप जितने भी, जो आपने मान लीजिए पूरी कंपैरेटिव बना दी, कंपैरेटिव बनाने के बाद आप किसके पास जाते हैं? ठीक है, तो बर्सर उसमें क्या देखते हैं? तो इस कंपनी का सबसे लोएस्ट रेट होता है, उसको हम बात करते हैं रेट में। रेड पेन से उसके ऊपर वो मार्क कर देते हैं, सारा बन गया। मान लीजिए अब क्या होगा कि आपने कोई सामान खरीदना है अब, तो आपके पास कंपैरेटिव भी बन गई, तो फिर अब अगली स्टेप क्या होगी आपकी, अब आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन किसके नाम लिखेंगे, या जो कंपैरेटिव बनी उसके ऊपर क्या नीचे कमेटी मेंबर के दोबारा साइन होंगे? साइन होते हैं, सबके साइन होते हैं, और प्रिंसिपल के? हाँ, प्रिंसिपल के भी कंपैरेटिव साइन हो जाते हैं। तो कमेटी मेंबर्स के हो गए, बर्सर के हो गए, और प्रिंसिपल के। तो ये कंपैरेटिव अब तैयार हो चुकी है। अब इसी कंपैरेटिव को यूज करते हुए ही हमें सामान खरीदना होता है। तो अब मान लीजिए आपने पहली बार सामान खरीदा, ठीक हो गया, तो जिस फंड से खरीदना है वो तो सारी बातें आप पहले ही लिख चुके थे फाइनेंशियल सैंक्शन के ऊपर, है ना, कि भाई इस फंड से खरीदना इतने पैसे का। और मान लीजिए आपने पहले फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं ली थी, तो अब अगली स्टेप क्या होती है, अब जैसे आपने कंपैरेटिव बना दी,
तो अब कंपैरेटिव बनाने के बाद अब वो स्टेप आ जाती है कि अब तो आपको फाइनेंशियल सैंक्शन लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने पहले जिस डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ली थी, अगर उस डेट में आप ले लो फाइनेंशियल सैंक्शन तो कोई बात नहीं, तब भी अच्छी बात है। अगर उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन तो लेनी थी, अगर उस वक्त नहीं ले पाए तो कंपैरेटिव बनाने के बाद अब आप अब भी ले सकते हैं क्या, फाइनेंशियल सैंक्शन। अब मान लीजिए तब नहीं ली, अब ले ली, और अब ले ली तो अब आपको पता भी है किस फंड से खरीदना है। वर्सर से भी बातें कर ली, कितने पैसे का खरीदना है, जितने पैसे का खरीदना उससे थोड़ी सी ज्यादा सैंक्शन लेते हो, उससे कम लेते हो आप, उससे थोड़ी सी ज्यादा ले लेते। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई ग्रांट आई हुई है तो ग्रांट मान लीजिए सिर्फ केमिस्ट्री की आई है और वो 50,000 की आई है, तो उस वक्त आप 50,000 से ज्यादा की सैंक्शन ले सकते हो नहीं, तो नहीं ले सकते, क्योंकि आई ही 50,000 की। उससे ज्यादा तो आप ये परमिशन कैसे दे दे बरसर, क्योंकि ही अमाउंट मैक्सिमम उतनी ही, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती ना। तो ये जो बातें हम कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सी ज्यादा लिख लो उसके ऊपर, क्या पता जो हम खरीदे उस वक्त किसी का रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो, है ना, हमारे जोड़ में कमी ना रह जाए। वो कब, जब हमारे पास कोई फंड होता है, केमिस्ट्री फंड से खरीदना है, मान लीजिए हमें 25,000 का सामान खरीदना है, तो क्या पता जब हम जोड़ करें हमें ध्यान आया ये 25,000 तो 500 का होगा, इसीलिए जो आपने बात बताई कि 25 नहीं 26 की 30 की सैंक्शन ले लेते हैं, फिर बरसर 30 से कम वाली अमाउंट को पास कर देंगे। तो ये चीज तो हो गई हमारे ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। तो अब हम ऑर्डर देंगे, क्या देंगे, अच्छा एक चीज बताओ, हमने जो कंपैरेटिव बना दी उसमें तो मान लीजिए हमने 500 आइटम की कोटेशन मांग ली, क्योंकि ताकि वो पूरे साल क्या पता हमें क्या क्या खरीदना पड़ जाए अलग अलग समय पे। तो क्या जब हम सामान खरीदे क्या पूरे 500 के 500 क्या सामान खरीदना जरूरी है, 500 का नहीं सर, जितनी आप जितनी की, हाँ उसका पहले पहले का एस्टिमेट लगा के, मान लो हमारा 10 आइटम्स का या 20 आइटम्स का जो अमाउंट है 40,000 रुपए है, और हमको 40,000 रुपए का सामान खरीदना है, तो हम उसके हिसाब से हमारा जो जरूरत की जो चीजें है उस स्लाइड में लिख देंगे, कलेक्शन लिस्ट बना के उस स्लाइड में लिख देंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोटेशन तो हमारी पूरी लगेगी उसके साथ, कंपैरेटिव तो पूरी लगेगी, है ना, पहली बार जब खरीदते हैं उस वक्त तो सारी कोटेशन सारी कंपैरेटिव सब कुछ साथ पूरी लगेगी, लेकिन वो हमारी मर्जी है कि हम सामान कितने का खरीदें। 500 के 500 नहीं, क्या पता हमें सिर्फ 10 आइटम ही खरीदने पड़ जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही उतना है। वो तो फंड के ऊपर डिपेंड होता है, ग्रांट के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी की आई। और हम कंपेरेटिव इसलिए पूरी या समान कोटेशन हम ज्यादा की मैक्सिमम अमाउंट की इसलिए कर लेते हैं ताकि बार बार हमें कोटेशन कॉल ना करनी पड़े, क्योंकि वो भी एक हेक्टिक प्रोसेस होती है। तो शुरू में ही मेहनत करके हम इकट्ठी मांग लेते हैं। चलो उसके बाद ये बताओ कि आपने पहली बार सामान खरीद लिया, आपका सामान कुछ खत्म हो गया, मान लीजिए 3 महीने के बाद आपको दोबारा से अपने सामान खरीदना है, ठीक हो गया ना। लेकिन 3 महीने की बात करें उससे पहले एक चीज और मैं आपसे पूछना भूल गया कि मान लीजिए आपने ऑर्डर कर दिया पहली बार में, जब पहली बार आपने कोटेशन बनाई थी, कंपैरेटिव पहली बार बनाई, आपने ऑर्डर कर दिया, प्रिंसिपल के सिग्नेचर हुए, ऑर्डर चला गया, ऑर्डर किसके पास जाता है, किस तरह का, हाँ जिस जिस आइटम का, क्या एक से ज्यादा के पास भी हम ऑर्डर भेज सकते हैं ऐसे, एक से ज्यादा के पास एमबीबीएस देने के पहले दूसरी फर्म से बात करनी पड़ती है कि दूसरी फर्म वाले ने इस अमाउंट का रेट, हाँ तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ा, मान लीजिए आपने 500 आइटम की कोटेशन मांगी, तो अगर 500 के 500 आइटम एक ही फर्म के कम है तो एक से ही मांग लेंगे। लेकिन मान लीजिए हमने 20 आइटम मंगवाए, उस 20 में से 10 आइटम तो एक फर्म के कम रेट आ गए और 10 दूसरी फर्म के कम रेट आ गए, तो अब हमें अगर ये 20 आइटम मंगवाने हैं तो अगर 10 एक फर्म के कम है और 10 एक फर्म के कम है तो हमें कितने ऑर्डर बनाने पड़े बोलो, प्रिंसिपल से 2 ऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात है। तो 10 की जो ऑर्डर करेंगे वो तो एक फर्म के पास, क्योंकि उन 10 के आइटम तो उस फर्म के कम थे और 10 के दूसरी फर्म के कम थे, तो उस वक्त हमें 2 ऑर्डर करने पड़े। अगर एक ही फर्म से मंगवाने हैं तो वो तब हो सकता है संभव अगर उसी वाले कम 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 हम देखें, और अगर दूसरा आइटम हमें बहुत जरूरी है खरीदना है वो दूसरी फर्म का कम है तो हमें वो उसी से मंगवाना पड़ेगा। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जो भी हम सामान खरीदते हैं तो जो मिनिमम रेट है उसी फर्म को ऑर्डर करना जरूरी होता है, चाहे 3 फर्मों के अलग अलग कम है तो हम 3 के पास भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर एक के पास दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, तीसरे के पास, क्योंकि उनके लोएस्ट रेट थे। ठीक हो गया ना इतना, तो जैसे मान लो एक फर्म के सबसे लोएस्ट रेट वो दूसरे के एक दो आइटम
अगर वो पहले प्रमाण से बात करके बिल्कुल इस दूसरे के प्रमाण के इतना रेट देता अगर आप इसको दे सकते हो ना तो कई बार उसमें भी मान देता है उसको वो भी, लेकिन हमें पहले बरसर से बात करनी पड़ती है। लेकिन रूल के अनुसार क्या होता है कि हमें वो चीज उसी से मंगवानी होती है जिसके रेट कम है, क्योंकि आए ही उसी के हैं। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, हम ये कोई भी काम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। ये सारा के सारा जो काम होता है, क्योंकि बरसर के साइन होते हैं, प्रिंसिपल के साइन होते हैं, तो हम कोशिश तो ये करेंगे कि हम दूसरे से क्यों बात करें, हम तो जिसका लोएस्ट आया है उसी से ना सामान मंगवा लेंगे। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। चलो फिर हमने ऑर्डर भी कर दिया, ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, वो हमारे पास सामान भी भेजेगा। हम ऑर्डर के ऊपर लिखे भी गए कि भाई विद इन ए वीक या विद इन 2 days 3 days हमारे को सामान पहुंचा दें, तो फिर वो उतने दिन में हमारे पास सामान उसको पहुंचाना होता है। और ये जो बातें थी कि इतने दिन में सामान पहुंचाना होगा, अगर आपका आपसे हम सामान खरीदे, ये हम कोटेशन में भी लिखते हैं। उसके अंदर भी आता है कि हम 5 दिन के अंदर अंदर सामान हमें आपको देना पड़ेगा या 1 हफ्ते में देना पड़ेगा। तो ऑर्डर में भी हमने लिखा, और उतने दिनों में मान लीजिए उसका सामान आ गया, उसका बिल आ गया, तो जैसे ही बिल आता है आप क्या करते हो फिर बिल का? हाँ, उसमें स्टॉक रजिस्टर आपके जो होते हैं, आपके पास कितनी तरह के हैं, कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल के अलग अलग है या सारे मिक्सअप कर रखे हैं आपने? अलग अलग। हाँ, सारे अलग अलग होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम के अलग और नॉन कंज्यूमेबल के अलग। क्योंकि जो बाहर से अपने वो आते हैं, किस चीज के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन के लिए, क्या बोलते हैं उनको? ऑक्शन के लिए नहीं, ऑक्शन तो है ही है। हाँ, तो वो सारा का सारा उसके अंदर वो पहली चीज देखते हैं कि अपने रजिस्टर दिखाओ, स्टॉक रजिस्टर, क्या आपके कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल के अलग भी हैं या नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लग जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर अलग अलग रजिस्टर हमारे हैं। तो उसके अंदर आपने एंट्री कर दी। चलो एंट्री जब आपने की, तो फिर उसमें आप अंदर जब लिखते हो तो उसमें क्या क्या बातों का आप ध्यान रखते हो? क्या कंपनी का नाम लिखते हो अंदर? बिल्कुल, फर्म का नाम लिखते हो। तो फिर जो क्या इंस्ट्रूमेंट खरीदा उसका एक खास पेज भी होगा, अलग खास पेज होता है। फिर उसके अंदर कितने आपने खरीदे वो सारी बातें आप उसमें लिख देते हो। पहले से मान लीजिए आपने वो खरीद रखा था, तो एक संख्या और उसकी बढ़ जाती है, एक था तो 2 हो जाएंगे फिर वो हमारे पास, है ना? तो इस टाइप से आप वो पूरा ध्यान रखते हैं। रेट भी लिखते हैं, एट द रेट ऑफ, ये इंस्ट्रूमेंट आपने कितने का खरीदा, क्योंकि ऑक्शन के दौरान इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है कि आपने जब ये खरीदा किस डेट को खरीदा, कितने रेट का खरीदा। तो बिल के ऊपर जो डेट होती है, जो रेट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्शन किन की होती है? इंस्ट्रूमेंट की। कंज्यूमेबल आइटम की तो होती नहीं, क्योंकि तो केमिकल्स है, कंज्यूम हो गए आपके। तो लेकिन जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम है उसमें हमें जरूर ध्यान रखना होता है कि हम हर इंस्ट्रूमेंट का क्या लिखें, उसका रेट, किस डेट को खरीदा वो, क्योंकि वो ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, ये बताओ, ये सारा का सारा काम जो आप कर रहे हो, ये साथ के साथ जैसे पहले तो नहीं था, अब आपने ऑनलाइन भी उसको कर लिया कि नहीं कर लिया साथ? हाँ, तो सारा आपका ऑनलाइन भी हो गया है ना, ताकि हमें उस चीज में आसानी रहे उस चीज को करना है। चलो आपने ये एंटर कर दी। अब एंटर जब आपने उसमें कर दिया तो उसके बाद क्या करते हो? बिल के ऊपर कोई स्टैंप लगती है? बिल के ऊपर स्टैंप लगती है स्टॉक रजिस्टर की, उसके ऊपर होगा पेज नंबर और बिल कितना अमाउंट दिया वो लिखा जाएगा। ठीक है, और कमेटी मेंबर के साइन होंगे। हाँ, और फिर नीचे एक और स्टैंप लगती है उसमें बन सके साइन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर आप कर लेते हैं, और ये सारा सब कुछ काम करने के बाद फिर आप क्या करते हो? इस पूरे की फोटोकॉपी करके भी अगर आप अपने पास रख लें तो ज्यादा सहूलियत रहती है। और फिर इसको पास होने के लिए जो डीलिंग आपका जो क्लर्क होता है, आप उसके पास इसको जाके फिर जमा करा देते हैं। और फिर उसके बाद वो अब उनका काम हो जाता है, फिर जो भी जो पर्टिकुलर जो फर्म थी जिसके लोएस्ट रेट थे, जिसने बिल भेजा, वो बिल के ऊपर उसका जो भी जीएसटी नंबर या जो भी टिन नंबर जो भी बोलते हैं उनका होता है। और ऑनलाइन उसका कोई यूसीपी कोड ये जनरेट करते हैं, क्योंकि जब वो हमारे पास बिल लेके आता है तो उसको बता दिया जाता है कि भाई आप अपनी ये चीजें हमारे डिलीवरी को दे दें, ताकि उसके उनका चेक बनेगा या ऑनलाइन अकाउंट में जाएगा। जो भी रूल होते हैं गवर्नमेंट के उसके अनुसार उनके अकाउंट में अपने आप वो चला जाता है। तो ये था हमारा पूरा काम। अब अगली चीज बताओ कि अगर मान लीजिए हम दूसरी बार खरीद रहे हैं सामान, 3 महीने बाद खत्म हो गया कुछ सामान, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले स्टेप क्या करेंगे, क्या जरूर लेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जरूर लेंगे। फिर और उस डे पहले सर जो मैं जो भी ओरिजिनल पेश जो है बिल का नाम खुदी ना, उसे पूरा का पूरा से रिपोर्ट को फिर सेट करवा के बहुत सा नंबर जनरेट होता है। ठीक है, तो बाद में जब
बीच कंप्यूटेशन कई बार बीच में जरूर जल्दी सामान भी खरीदने के लिए बहुत सारे नंबर उसके ऊपर लगता है मेरा जो इंफॉर्मेशन है इस बहुत सारे नंबर सारा है। ठीक है, तो वो जो वाउचर नंबर है वो आप वहां से ले लेते हैं, क्योंकि उससे ये प्रूव हो जाता है कि पहले भी हम इसी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से सामान खरीद चुके हैं। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट पुरानी होती है उसका वाउचर, उस पुरानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की आप क्या कर लेते हैं, फोटो कॉपी करा लेते हैं, है ना। तो आपके पास हमेशा ही जो पहली बार जो आपने सामान खरीदा, तो वहां की जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसकी फोटो कॉपी आप पहले ही 3-4 करवा के रख लेते हैं। और उसके ऊपर जो पहली बार जब पास हुआ आपका बिल, तो उसका जो वाउचर नंबर और किस डेट को हुआ, वाउचर नंबर विद डेट के साथ आप हर कंपैरेटिव के ऊपर लिख देते हो कि पहली बार जब खरीदा तो वहां पे है, मतलब ओरिजिनल कंपैरेटिव स्टेटमेंट उस वाउचर नंबर की उस तारीख के साथ उस बिल के साथ लगी हुई है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख लेते हो। तो आपने क्या किया कि दूसरी बार तीसरी बार जब भी आप हर बार सामान खरीदते हो, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ली, फिर वही उसी तरीके से कमेटी वगैरह के साइन हो गए। नई कमेटी भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि पुरानी कमेटी ही हो आपकी। फिर फाइनेंशियल सैंक्शन भी आपने ले ली। तो ये लेने के बाद फिर आपने वो पुरानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगाई, उस पुरानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर वाउचर नंबर और वो डेट होने चाहिए पुराने वाले। फिर उसके बाद ये सारी चीज आने के बाद अब जो आपको सामान नया खरीदना है, तो उसकी आप दोबारा से एक लिस्ट तैयार करेंगे, कितनी संख्या में खरीदना है, कितना पैसा है हमारे पास जो खरीदना है। फिर आप ऑर्डर देंगे, क्या देंगे फिर आप, दोबारा से सप्लाई ऑर्डर दे देंगे, उसी टाइप से बिल आ जाएगा। फिर वही सेम आप एंट्री कर देंगे अलग अलग स्टॉक रजिस्टर के अंदर। तो हर बार आप इसी तरीके से काम करते चले जाते हैं। तो ये तो हो गया अलग अलग जो आपने सामान खरीदना है। तो ये तो आपने जैसे पूरी बातें बता दी, इसका मतलब ये सारी चीजें तो आपको अच्छे से आ गई है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कैसे काम करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने ऑनलाइन उसको मेंटेन करते रहना, डे बाय डे में जो भी हमारे केमिकल यूज होते हैं, हफ्ते में और नहीं तो हफ्ते में एक दिन बैठ के कितना केमिकल कंज्यूम हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट खराब तो नहीं हो गया, रिपेयरेबल है या नहीं है, तो सारी बातें ऑनलाइन अपने अपडेट करते रहो, ताकि क्लिक के ऊपर हमें वो चीजें दिखती रहे, आसानी रहे। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये काम के, हमारे पास केमिकल इंस्ट्रूमेंट सारी चीजें आ गई। उसके बाद ये बताओ कि केमिस्ट्री लैब के अंदर जब आप एंटर करते हो, मान लीजिए आगे सामान भी आ चुका है अब, तो उसके बाद क्या हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर गैस की कुछ है, गैस है हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर, गैस की जरूरत पड़ती है, बर्नर्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अपने जो गैस के सिलेंडर हैं वो उसी लैब के अंदर रख लेते हैं, अलग से स्टोर होगा। हाँ, अलग से स्टोर, अलग से केबिन के अंदर ही गैस सिलेंडर अलग से रखे जाते हैं, वहीं से सप्लाई की जाती है हर एक आपके लैब के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा एक चीज बताओ कि जो भी आपने मान लीजिए गैस सप्लाई वाले इंस्ट्रूमेंट आपने लगा दिए उसके अंदर, तो उसके दौरान जब भी बच्चे आपके पास आएंगे, तो वो बच्चों को आप कह दोगे कि बेटा अपने आप ऑन कर लो, या आप अपने हैंडल अपने तरीके से करते हो उसको। हमारे तरीके से हैंडल। हाँ, आप अपने तरीके से करेंगे किसी भी चीज का, क्योंकि वो आपका दायित्व है। तो आप बच्चों को, टीचर को, किसी को भी उसको हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ही ऑन करते और आप ही ऑफ कर देते, क्योंकि एक ही बंदा उसकी कस्टडी में सारा काम रहे तो उसको नॉलेज रहती है। नहीं तो कोई वो किसी वक्त खोल देगा, तो क्या पता वो बंद करना भूल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी दूसरे को आप अलाउ नहीं करते कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी गैस बर्नर को यूज नहीं करेगा। पहले आपके पास आएगा, फिर आपसे परमिशन लेगा, आपको कहेगा कि आप उस चीज को ऑन कर दीजिए, तब आपके परमिशन से आप उसको ऑन करेंगे और फिर वो काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि नहीं तो कोई भी इंसिडेंट हो जाता है ऐसे तो। अच्छा एक चीज बताओ, उसके बाद मान लीजिए गैस वाला सिस्टम तो हमने देख लिया कि आपके परमिशन से होता है, क्या बच्चे बिना आपकी परमिशन के आपके स्टोर के अंदर एंटर कर सकते हैं? बिना परमिशन के नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो कोई वो केमिकल जो आपने अरेंज कर रखे हैं वो सारा उसको डिस्टर्ब करके चले जाएंगे, क्योंकि स्टॉक रजिस्टर आपके पास है। तो बिना परमिशन के ना तो कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट, क्योंकि वो आपकी कस्टडी में है, वहां के आप हैं करता धरता, सब कुछ आपकी कस्टडी में होना चाहिए। बिना आपकी परमिशन के ना तो हम टीचर ना कोई स्टूडेंट, बिना आपकी परमिशन के हम वहां पे एंट्री नहीं कर सकते, बिना आपकी परमिशन के हम कोई भी केमिकल अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते। ठीक हो गया ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो कल को मान लीजिए हम कोई केमिकल उठा ले जाए और आपके पीछे से, और आपको पता भी ना चले, आप देखोगे स्टॉक के अंदर ये तो था, अब क्यों नहीं है,
तो इट मीन्स आपकी नॉलेज में होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉपरली स्टॉक रजिस्टर में और ऑनलाइन आप डाटा को तभी तो मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो डाटा ही आपका डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल पूरा। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान भी रखना, और ये जरूरी भी है क्योंकि केमिकल खतरनाक भी होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, लैब के अंदर जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाते हो, जैसे आपने सोल्यूशन बनाने सीखे, तो सोल्यूशन मेनली जब आप बनाते हो तो उसमें ये बताओ कि सोल्यूशन बनाते हुए आप कितनी तरीके के सोल्यूशन बनाते हो, क्या परसेंटेज के अनुसार सोल्यूशन बनाया कभी? हाँ, अलग अलग परसेंटेज के, बिल्कुल ठीक है। और मोलरिटी का ठीक है, और नॉर्मेलिटी का। तो मेनली जो आपने सॉल्यूशन अभी तक जैसे आप लैब में बनाते हो तो तीन तरीके के मेनली बनाए, एक तो परसेंटेज, दूसरा मोलरिटी, एक नॉर्मेलिटी। तो अलग अलग मोलरिटी नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन आपको बनाने, जैसे एक सेशन में हमने वो सीखे भी थे, तो उस तरीके से आप उनको बना लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ कि जो भी सॉल्यूशन आप बनाते हो तो उसके दौरान जो सॉल्यूशन मान लीजिए आपने बनाया कोई मोलरिटी का, तो क्या वो सॉल्यूशन जिस मोलरिटी का आप बनाते हो, क्या हमेशा ही वो सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम मोलरिटी का बन जाता है, या उससे पहले आपने किसी सेशन में ऐसा सीखा है कि सब्सटेंस भाई वो कुछ अलग टाइप के, कुछ ऐसे हो जो प्योर आते हैं आपकी लैब में, कुछ वो प्योर नहीं होते, मतलब उसका एग्जैक्ट परसेंटेज या एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आप नहीं बना सकते, या सभी का सॉल्यूशन आप एग्जैक्ट बना सकते हो? सभी का तो मोलरिटी होती है। हाँ, तो सभी का आप एक जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट मोलरिटी का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी तो कौन होते हैं, जो प्योर होते हैं, जिनको यूज करते हुए आप बिल्कुल एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हो। और कुछ प्योर नहीं होते लैब के अंदर, जब हम खरीदते हैं तो प्योर नहीं होते, तो उनका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन नहीं बना सकते हो। अब आपने देखा होगा कई बोतल के ऊपर ऐसे लिखा होता है LR, लेबोरेटरी रिएजेंट। LR का मतलब लेबोरेटरी रिएजेंट, एक होता है AR, एनालिटिकल रिएजेंट बोलते हैं इसको। तो ये जो रिएजेंट है इनकी प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कई तो देखो मान लीजिए हम लैब में यूज कर रहे हैं तो ज्यादा प्योरिटी से फर्क पड़ता नहीं है ना, हमारा कम प्योरिटी का है तो भी हमें मान लीजिए कोई सिंथेसिस करनी है तो हम सीख ही जाएंगे, यील्ड थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी अलग बात, लेकिन जब हम उसको अपने इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर उसको यूज करें तो हमारे पास बिल्कुल प्योर होना जरूरी है। तो हम कुछ हमारे यहाँ पे जो बच्चों को बहुत ही अच्छे से दिखाना हो कि देखो यील्ड बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई, तो हम एनालिटिकल रिएजेंट भी यूज कर लेते हैं, बिल्कुल जो एक्स्ट्रा प्योर होते हैं हमारे पास वो एक्स्ट्रा प्योर होते हैं। तो इस तरीके से हम इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं। तो चलो ये सॉल्यूशन भी आपने देखा, तो ये जो सॉल्यूशन आपने बना लिए, तो आप एक चीज बताओ, जो सॉल्यूशन आपने बनाए तो उन सॉल्यूशन को बनाने के बाद जो टीचर, एक चीज बताओ, जो भी प्रैक्टिकल हम करते हैं सॉल्यूशन, जो टीचर है मान लीजिए आज कोई प्रैक्टिकल करना है, तो टीचर आपको प्रैक्टिकल करने से एक दिन पहले वो आपको बता के जाते हैं कि नहीं बता के जाते? वो आपको एक दिन पहले ही बता के जाते हैं कि भाई हमें अगले दिन ये प्रैक्टिकल करेंगे और हमें इन चीज की आवश्यकता है, या कोई इमरजेंसी में एकदम टीचर को ध्यान आ गया कि एक के साथ दूसरा प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, तो वो प्रैक्टिकल टीचर कब बताएंगे आपको? प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले आपको नोट डाउन करवा देते हैं, ताकि जब तक वो डेमोन्स्ट्रेशन दें, समझाएं कैसे कैसे करना है, ताकि इन बिटवीन वो सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाए। अच्छा एक चीज बताओ, किसी भी सॉल्यूशन को जब आप बनाते हो तो आप क्या क्या सावधानी बरतते हो, आप क्या क्या पहनते हो? और जो बात से पूरे कवर होते हैं और पूरे हाँ बिल्कुल, आपके ये सारी बातें आपने बिल्कुल ठीक बताई कि आपके जो एप्रन है वो पहनते हैं लैब कोट, और आपके सेफ्टी गूगल्स पहनते हैं, और सेफ्टी गूगल्स के साथ और आपने क्या बताया, सेफ्टी शूज, है ना? आपको स्लीपर क्या पहन सकते हो, वो भी आप नहीं पहननी होती आपको बिल्कुल भी लेबोरेटरी के अंदर। तो आपको क्या, ना किसी बच्चे को ना किसी टीचर को, जो भी एंटर करे लेबोरेटरी के अंदर, उनको ये चीजें नहीं पहननी होती। ठीक हो गया बिल्कुल। तो सेफ्टी ग्लव्स हो गए, सेफ्टी गूगल्स हो गए, लैब कोट हो गया, और आपके शूज हो गए। क्या हाई हील वाले शूज पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, क्या पता कहीं पे स्लिप होके कोई गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो ये तो आपको प्रिकॉशन रखनी ही होती है ना? और आपको ये भी देखा था कि कुछ चीजें हमने किसी सेशन में, क्या काम हमें करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए वो किससे संबंधित है?
सर हमारी सेफ्टी के लिए बच्चे जो लैब में प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल बड़े होते हैं उनके लिए समझाइए। हाँ, तो जो भी सेफ्टी आपकी गाइडलाइन है उसके दौरान जब हम केमिकल खरीदते हैं तो उसके दौरान एक शीट आती है, शीट का क्या बोलते हैं? एमएसडीएस हाँ, एमएसडीएस शीट। डाटा शीट। हाँ, मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, एमएसडीएस शीट इसको बोला जाता है। तो इसमें सारी गाइडलाइन दी जाती है कि कैसे कैसे हमें सावधानी रखनी है अपने प्रैक्टिकल के दौरान, किसी केमिकल को यूज करने के दौरान। क्या आपने केमिकल बोतल के ऊपर जो सिंबल लगे हुए होते हैं उनके बारे में आपका कोई सेशन हो चुका है? आपने सीखा उनके बारे में? हाँ, तो वो आपका हो चुका है, जिसमें हर रिएजेंट की बोतल के ऊपर अलग अलग सिंबल लगे हुए होते हैं कि भाई किस सिंबल का क्या मतलब है, वो किस लेवल तक हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही, और कल हम अपने आगे और प्रोसीड करेंगे अपनी सेशन को। देखो, रिवीजन सेशन बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज का रिवीजन नहीं करते तो हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो कुछ समय होने के बाद हमें उन चीजों का रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए हमने आज का जो सेशन था सिर्फ इसलिए रखा कि भाई जितना भी हम डेली कोई ना कोई नई चीज सीख रहे थे, तो उसमें जो जो काम हमने अभी तक सीखा तो उसका क्यों ना रिवीजन कर लिया जाए, ओवरलुक देख लिया जाए कि मेन मेन हेडिंग क्या थी, वो हम देख लें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज का सेशन में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सहयोग दिया और अच्छे से सारी बातें बताई। तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो जो हमने बातें आपसे पूछी, आपने उन सही बात, उन सारी की सारी बातों का सही सटीक जवाब दिया, अच्छे से सारे बातें बताई। क्योंकि जैसे एक टेस्ट नहीं होता बच्चों का, कुछ जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उसके बाद हम बच्चों से भी पूछते रहते हैं कि भाई आप इस चीज का जवाब दें, इसका जवाब दें। अगर वो ना बताएं तो हम उनको दोबारा दोहराते हैं उसी चीज को, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं होता कि सिर्फ सिलेबस करवा दो। जो सिलेबस हम करवाते हैं वो उनके दिमाग में भी चीजें जानी चाहिए, तभी तो फ्रूटफुल है, तभी तो उनका बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब हमारा केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, लेबोरेटरी का काम तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस काम होता है, इसमें तो हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। तो जितनी भी बातें हम डिस्कस करेंगे तो इसलिए उनका तो रिपीटिशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हम आपस में खैर डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन एक सेशन ये भी हमारा होना जरूरी था कि आज तक जितने भी हमारे पहले सेशन हुए थे प्रिकॉशन से रिलेटेड, तो आगे जो कल का हमारा सेशन होगा उसमें हम किसी और नई चीज के साथ डिस्कस करेंगे, अपनी और कोई नई चीज सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।